Assalamu alaikum, dear students. I'm your geography teacher, and today we are going to talk about class 8th geography chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. जैसे कि बेटा आपको पता है इंट्रोडक्टरी चैप्टर दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसमें हमने रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, रिसोर्सेज की टाइप्स और कंजर्वेशन की बात की। और चूंकि आपको पता है आपकी जो सारी बुक है क्लास 8th की जियोग्राफी, ये बेटा रिसोर्सेज के रिलेटेड ही है, तो इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली इन रिसोर्सेज की बात करेंगे। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी कंजर्वेशन। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, इसमें हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज की। तो इसमें हम देखेंगे लैंड की इंपॉर्टेंस, और इसके हम लैंड यूज के हवाले से बात करेंगे, कंजर्वेशन की बात करेंगे और लैंड डिग्रेडेशन की बात करेंगे। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम बेटा एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो आपकी बुक में है। दो डिफरेंट प्लेसेस का जो है हम यहाँ पर देखेंगे, मेंशन है। एक है बेटा तंजानिया, विच इज अ कंट्री लोकेटेड इन अफ्रीका, और इसके साथ साथ हम देखते हैं बेटा न्यूजीलैंड। तो यहाँ के हम देखेंगे कि क्या हमारा चैप्टर इसके बारे में कह रहा है। तो तंजानिया का एक जो केस स्टडी है हमारे पास, यहाँ पर एक लड़की है माम्बा। शी गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। नाउ यू नो जो अफ्रीका है ये बेटा एक डेजर्ट और एरिड रीजन है जहां पर वाटर क्राइसिस है, और यहां पर हम देखते हैं इनको वाटर हासिल करने के लिए शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो फ्यू आवर्स के बाद, 2-3 घंटे के बाद ये बेटा जो है ये वाटर जो है ला पाते हैं, मतलब इतनी वहां पर सिक्योरिटी है वाटर की। इसके बाद अगर आप देखेंगे, शी देन हेल्प्स हर मदर in the house and joins her brothers in taking care of their goats। क्योंकि अफ्रीका में अच्छी खासी तादाद है लोगों की जो पैस्टोरलिस्ट्स है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को रियर करते हैं, और वही उनकी इकोनॉमी का मेन सोर्स है। और इसके बाद हम देखते हैं ऑल हर फैमिली, जो माम्बा की जो फैमिली है, ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। तो जहां पर वो रहते हैं तो एक पीस ऑफ लैंड है जो रॉकी है। और इसके बाद हम देखते हैं जो लैंड है, बात हमें असल में लैंड की करनी है। हर फादर कैन बियरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट, नॉट सफिशिएंट फॉर द फैमिली। तो ये जो रॉकी पीस ऑफ लैंड है, इस माम्बा की जो फैमिली है उसमें ये जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं बेटा, मेज और बीन्स, लेकिन उसमें जो प्रोडक्शन है वो उतनी ज्यादा जो है बेटा सफिशिएंट नहीं है जो उनकी फैमिली के नीड्स को सेटिस्फाई करे। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। अब हम बात करेंगे बेटा एक और प्लेस की, एक और कॉन्टिनेंट की, दैट इज द प्लेस इज न्यूजीलैंड। नाउ यू विल सी द डिफरेंस कि न्यूजीलैंड की जो लैंड है और अफ्रीका की जो लैंड है, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है। एंड वी विल ट्राई टू नो कि इतनी ज्यादा जो है बेटा वेरिएशन लैंड में क्यों है, कौन से फैक्टर्स है जो ये अफेक्ट कर रहा है। तो न्यूजीलैंड की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो वहां पर एक लड़का है पीटर। तो ही लिव्स इन न्यूजीलैंड in the heart of sheep rearing region where his family runs a wool processing factory। तो अब हम बात न्यूजीलैंड की कर रहे हैं, और न्यूजीलैंड जो है बेटा आप याद रखिए ये एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी का मेन सोर्स जो है बेटा वो है डायरी फार्मिंग। और यहां पर हम देखते हैं ये जो पीटर की फैमिली है ये भी जो है बेटा हम देखते हैं वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है ये ओन करते हैं। पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ द शीप। ऑब्वियसली उनकी जो है फैमिली में भी जो है ये शीप रेयरिंग का काम हो रहा है, उनकी इकोनॉमी इसी पर डिपेंड है। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, तो जब ये स्कूल से वापस आ रहा है, अब माम्बा का आप देखिए वो लड़की जो है वो स्कूल नहीं जा रही है, जबकि पीटर जो है वो आप देखते हैं ही वॉचेज हिज अंकल
doing his work while returning from the school. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain. अब उनकी जो लैंड थी माम्बा की, that was rocky, और यहाँ जो है बेटा ये grassy है और ये plain है with hills in the far distance. It is managed in a scientific way. तो इनका ये जो sheep farm है ये बेटा scientific way में जो है manage हो रहा है using latest and advanced technology. His family also grows vegetables through organic farming. तो you can just analyze, realize the difference. तो इनका जो हम देखते हैं कि ये लैंड जो है इट इज सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर. यहाँ पर ये वेजिटेबल्स जो है थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स के जरिए. अब हमने तंजानिया की भी बात की, हमने न्यूजीलैंड की भी बात की, और आप खुद बेटा एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में जो है यहाँ के लैंड में कहाँ पर फर्क है. तो ये डिफरेंस क्यों है? दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. तो न्यूजीलैंड की जो लैंड है इसकी जो क्वालिटी है ये फार बेटर है देन अफ्रीका. सॉइल जो है ये भी हम देखते हैं वेरी करती है. न्यूजीलैंड की जो सॉइल ये बहुत ही फर्टाइल, और साउथ अफ्रीका वो बेटा बैरन और अनप्रोडक्टिव डेजर्ट है, सैंडी सॉइल है, उतनी ज़्यादा वो हम देखते हैं सुइटेबल नहीं है फॉर एग्रीकल्चर. और इसीलिए जो ये अफ्रीकन फैमिली का हमने जिक्र किया वो तो बेटा हम देखते हैं कि क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं बट वो उनकी फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं. और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अफ्रीका में वाटर की जो है बेटा शॉर्टेज है, जबकि न्यूजीलैंड में ऐसा मसला नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं बेटा ये मैटर करती है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर. तो न्यूजीलैंड क्यों टेक्नोलॉजिकली, एग्रीकल्चरली, इकोनॉमिकली आगे है, और अफ्रीका क्यों हम देखते हैं इकोनॉमिकली, एग्रीकल्चरली बैकवर्ड है. सो दीज आर द थिंग्स which we have discussed. Now coming to the actual topic जो है हमारा that is land resources, इसकी importance इसके हवाले से हम बात करेंगे. तो बेटा land जो है it is the most important natural resource. तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है रिसोर्सेज के टाइप्स. 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स. तो जहां तक लैंड का ताल्लुक है ये बेटा नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी वो रिसोर्सेज विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. और हम देखते हैं जो लैंड है इट कवर्स 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस है इसका अबाउट 30% जो है दैट इज कवर्ड बाय लैंड. जो 70% है वो है बेटा वाटर. तो वाटर ज्यादा है, लैंड जो है ये 30%. अब ये जो टोटल लैंड है और इसमें हम देखते हैं 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन है उसका 90% वो सिर्फ बेटा 30% लैंड पे रह रहे हैं. ऑन द अदर साइड जो 70% लैंड है इस दुनिया का, तो हम देखते हैं बेटा दैट इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी उसमें ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, या इसमें बहुत सारा हिस्सा जो है बेटा दैट इज अनइनहैबिटेड, यानी उसमें लोग रहते ही नहीं है. और इसके बाद आप अगर देखेंगे तो बात हमें कुल मिलाकर ये समझ आई कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन दिस लैंड इट इज नॉट इवन, इट इज अनइवन. मीन्स कि कुछ एरियाज है विच आर डेंसली पॉपुलेटेड, जहां पर बहुत ज्यादा जो है डेंस पॉपुलेशन है, और कुछ एरियाज है बेटा हमारे पास वो है स्पार्सली पॉपुलेटेड. और अगर हम देखेंगे ये 30% जो एरिया है इस लैंड का ये है डेंसली पॉपुलेटेड और 70% ये है स्पार्सली पॉपुलेटेड. तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेशन ये क्यों है? The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. तो लैंड की जो कैरेक्टर, फर्टिलिटी, सॉइल और क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये चीजें जो है हम देखते हैं देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. द रगड टोपोग्राफी, मिसाल के तौर पर जो माउंटेनस रीजन्स होंगे,
जो हिली रीजन्स होंगे, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज susceptible to waterlogging, deserts are normally sparsely populated, यानी वो रीजन्स जहाँ की टोपोग्राफी जो है फेवरेबल ना हो, स्टीप स्लोप्स माउंटेन्स के, या हम देखते हैं हिली टेरेन्स, या इसी तरीके से वो लो लाइंग एरियाज जहाँ पर वाटर जो है की लॉगिंग का खतरा रहता है, वाटर लॉगिंग का खतरा रहता है, वहाँ पर जनरली बेटा हम देखते हैं पॉपुलेशन वो बेटा स्पार्स यानी कम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्लेन्स होते हैं, फ्लड प्लेन्स होते हैं, रिवर वैलीज जो है बेटा ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं एग्रीकल्चर बाकी चीज़ें जो है बेटा वो इजीली है, एक्सेसिबल है, और इसीलिए आप देखते हैं ये रीजन जो होते हैं, चाहे आप इंडिया की बात करें या दुनिया की बात करें, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। अगर आप इंडिया में मिसाल के तौर पर देखेंगे, हमारी कंट्री की हम बात करेंगे, गैंजेटिक प्लेन्स जो होते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स यानी वो प्लेन्स यहाँ से रिवर गंगा, तो ये जो है बेटा ये है फर्टाइल, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव, वाटर की अवेलेबिलिटी भी है, और फिर ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। इंडिया की अच्छी खासी जो है पॉपुलेशन जो है इन्हीं रीजन्स में रह रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, तो ये गैंजेटिक प्लेन्स में आते हैं, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है आप देखते हैं दैट इज डेंस। लैंड यूज, तो लैंड जो है वी नो इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो लैंड को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, और लैंड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करना, दिस इज नोन एज लैंड यूज। और इट इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स लाइक टोपोग्राफी, soil, climate, minerals and availability of water। तो इन फैक्टर्स की वजह से हम लैंड को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर जो लैंड ज़्यादा फर्टाइल होगी तो ऑब्वियसली उसको हम ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर के लिए ही यूज करेंगे। और ये लैंड यूज जो पैटर्न है ये भी वैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे हम चार्ट में देखेंगे कि कितना एरिया किस कंट्री का, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज का देखेंगे, फॉरेस्ट कवर के अंडर है, एग्रीकल्चर के अंडर है, और बाकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पज के अंडर है। सो ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस चार्ट, और इसमें हम देखेंगे लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज, और हम इसमें कुछ कंट्रीज का देखेंगे, और क्रॉप लैंड देखेंगे किस कंट्री का कितना है, पास्चर्स की बात करेंगे, फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, और अदर यूज जिसमें कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल और बाकी जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज उनमें कितना लैंड है। तो सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का जो क्रॉप लैंड है बेटा इट इज ओनली 6%। ऑन द अदर साइड अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पास्चर्स की बात करें, 56% लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट इज अंडर पास्चर्स, एंड यू शुड नो दैट ऑस्ट्रेलिया जो है बेटा उसकी इकोनॉमी न्यूजीलैंड की तरह दैट इज बेस्ड ऑन डायरी फार्मिंग। फॉरेस्ट कवर 14% और अदर यूज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन 24%। अगर हम ब्राजील की बात करेंगे विच इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, इसका जो क्रॉप लैंड है, लैंड अंडर क्रॉप्स इट इज 9%, पास्चर्स 20%, फॉरेस्ट कवर जो है बेटा 66%, और अदर यूज 5%। तो आप एनालाइज करेंगे कि हर कंट्री का जो लैंड यूज पैटर्न है ये सेम नहीं है, ये वैरी करता है। कनाडा की बात करेंगे तो क्रॉप लैंड जो है बेटा 5%, पास्चर्स 4%, फॉरेस्ट कवर 39%, और अदर यूज 52%, जिसमें आपको इंडस्ट्रीज भी आती है। तो बेसिकली जो कनाडा है ये एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, यहाँ की इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद चाइना 10% क्रॉप लैंड, 34% पास्चर्स, फॉरेस्ट कवर है 14%, और अदर यूज है 42%। फ्रांस 35%,
पास्चर्स 21%, फॉरेस्ट कवर 27 और अदर यूज 17। अब हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, कीप दिस थिंग इन माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रॉप लैंड है 57%, यानी यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लैंड अंडर एग्रीकल्चर है ये है 50%। सो दिस इज वाई हम देखते हैं कि इंडिया जो है बेसिकली इट इज एन एग्रेरियन नेशन। और एग्रेरियन नेशन होता है वो कंट्री जिसकी इकोनॉमी का मेन सोर्स जो होता है बेटा वो होता है एग्रीकल्चर। सो इंडिया की इकोनॉमी का मेन सोर्स है एग्रीकल्चर। पास्चर्स है 4% और फॉरेस्ट कवर है 22% और अदर यूज है 17। हालांकि फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इट शुड हैव बीन 33%, बट स्टिल इट इज बिलो द नेशनल एवरेज, दैट इज 22%। जापान में आप देखिए 12% क्रॉपलैंड, 2% पास्चर्स। अच्छा जो है यहाँ पर जापान में दैट इज 67% है फॉरेस्ट कवर और 19% है अदर यूज। रशिया की आप बात करें, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड, 8% है क्रॉपलैंड, 5% है पास्चर्स, 44% यानी अच्छा खासा जो है एरिया है रशिया का अंडर फॉरेस्ट, और 44% है अदर यूज, इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट, बाकी चीजें, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम देखते हैं बेटा यूके, यूनाइटेड किंगडम, 29% क्रॉपलैंड, 46% पास्चर्स, 10% फॉरेस्ट और 16% है अदर यूज। यूएसए 21%, पास्चर्स 26, फॉरेस्ट 32 और अदर यूज 21। और अगर कुल मिलाकर आप वर्ल्ड का देखेंगे, क्रॉपलैंड है 11%, पास्चर्स है 26%, फॉरेस्ट कवर है 31 और अदर यूज है 32। ओनरशिप, अब एक और जो टॉपिक है हमारा लैंड के रिलेटेड कि इस लैंड को ओवन कौन करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इस लैंड को बेटा हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड जो होता है बेटा दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मिसाल के तौर पर आपको जो है एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट से जो है प्रॉपर्टी मिली, लैंड मिला, वो आप ओन कर रहे हैं, उस पर आपका जो है बेटा उस लैंड को यूज करने का राइट है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, आप उस पर एग्रीकल्चर करें, या आपका नॉन एग्रीकल्चरल उस पर आप कंस्ट्रक्शन करें, सो दैट इज योर प्रॉपर्टी, वो आपको बिलोंग कर रहा है, या आपने जो है खरीदा है तो अपने पैसों से, तो दैट लैंड बिलोंग्स टू यू एंड यू हैव द एक्सक्लूसिव राइट ऑन दैट वेरी लैंड। लेकिन दूसरा जो लैंड होता है बेटा उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी लैंड। सो रादर देन owned by an individual, it is owned by community for common use। मिसाल के तौर पर हमारे पास होते हैं ग्रेजिंग लैंड्स, हमारे पास होते हैं पब्लिक पार्क्स। सो ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, किसी एक इंडिविजुअल की जो है ओनरशिप नहीं होती है बेटा, ये एक कम्युनिटी को बिलोंग करता है। और अगर आपके पास जो है एक ग्रेजिंग लैंड है उस पर सारे गांव के लोग जो है अपने एनिमल्स को ग्रेज करवाएंगे, तो लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स, उस पर उस सारी कम्युनिटी को जो है बेटा वो राइट है। और ये जो कम्युनिटी लैंड है दे आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, क्योंकि ये उस कम्युनिटी की जो है कॉमन प्रॉपर्टी है, ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन, नाउ इन प्रेजेंट टाइम्स हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है रिलेटेड टू लैंड, दैट इज नोन एज लैंड डिग्रेडेशन। और इसी लैंड डिग्रेडेशन के हवाले से हम बात करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, किन फैक्टर्स से होता है, और एट द एंड इस लैंड के कंजर्वेशन के हवाले से हम बात करेंगे। सो द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, लैंड डिग्रेडेशन इट इज द प्रोसेस बाय विच क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, यानी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी ऑफ लैंड गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन में लैंड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अफेक्ट हो जाते हैं, और ये ह्यूमन रीजंस की वजह से भी होते हैं, इंसान की वजह से भी और नेचुरल रीजंस की वजह से भी। और हम देखते हैं
पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग। वी नो कि इंसान की जो ज़रूरियात है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हम देखते हैं इस लैंड पर पड़ रहा है। लैंडस्लाइड्स एक नेचुरल फैक्टर, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है वो खासकर डेजर्ट्स में, जो डेजर्ट नहीं है वो भी डेजर्ट्स बनते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ये कुछ मेन रीजंस है जो लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन कि हम कैसे इस लैंड रिसोर्स को कंजर्व करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। सो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, तो हम लैंड को कैसे कंजर्व करें फ्रॉम डिग्रेडेशन। सो एफॉरेस्टेशन पहला एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है दैट वी शुड गो फॉर एफॉरेस्टेशन। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को जो है बेटा लगाए और ये लैंड को डिग्रेडेशन से बचाए। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, क्योंकि आजकल हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हम एक्सेसिव एंड ओवर यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, जो भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर chemical fertilizers and pesticides we should adopt organic farming techniques। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, आपका एग्रीकल्चर भी जो है बूस्ट हो जाएगा और आपकी लैंड भी जो है डिग्रेडेशन से बचेगी। चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, तो ओवरग्रेजिंग जो है इसको भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना है ताकि लैंड को हम डिग्रेडेशन से बचा सके। देन वी हैव अनदर थिंग दैट इज लैंड रिक्लेमेशन। तो लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? इट इज क्रिएटिंग लैंड either by removing water from muddy areas or raising the level of the land. So these are some of the factors which can promote land कंजर्वेशन, लैंड को हम डिग्रेडेशन से बचाए। सो आज का ये जो टॉपिक है इसको हम यहीं पर स्टॉप करेंगे।